को शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो हमने देखा था एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के बारे में पढ़ते थे, ठीक है ना। क्या बताया था कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, जो हम एसी वोल्टेज लगा रहे हैं, अगर वो एसी वोल्टेज किसके इक्वल हो जाए बताओ, ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या कर दें, 1/√LC अगर कर दें, तो जो एसी सर्किट होता था उसमें करंट की पीक वैल्यू क्या हो जाती थी, मैक्सिमम हो जाती थी। इंपीडेंस क्या हो जाता था, मिनिमम हो जाता था। प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता था, ठीक है ना। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि कोई भी एलसीआर सर्किट है तो उसका रेजोनेंस क्या होगा, इसका शार्पनेस क्या होगा रेजोनेंस का, ठीक है ना। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, इसको देखते हैं। हमने देखा था कि अगर करंट का पीक वैल्यू आई नॉट और ओमेगा में अगर ग्राफ बनाते थे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलता था, बताओ। और जैसा कि हमें पता है कि अगर ये वाला वोल्टेज, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो होगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट अगर हो जाए, ओमेगा नॉट मतलब 1/√LC के अगर इक्वल हो जाए, तो उस समय करंट का पीक वैल्यू क्या आता था, मैक्सिमम, क्योंकि सर्किट क्या हो जाती थी, रेजोनेंस पे। और पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आता था बताओ इस केस में, अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू बाई आर, ऐसे आता था, बोलो। अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू इनटू आर, इस तरीके से आता था। इतना क्लियर है, बताओ। यस सर। अब देखो, अगर सपोज ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम लूंगा या ज्यादा लूंगा, इस तरीके से लूं, दो वैल्यू मिल सकती हैं। एक ओमेगा मुझे इधर मिल सकता है, सपोज ओमेगा 1, और एक ओमेगा मुझे इधर मिल सकता है, सपोज ओमेगा 2। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर मैं वोल्टेज लगाता हूं, तो सपोज मेरा करंट जो होता है, करंट का पीक वैल्यू क्या हो जाता है, I0/√2। करंट का पीक वैल्यू पहले कितना था बताओ, V0/R था। और अगर मैंने ओमेगा ऐसा लगाया, ऐसा ओमेगा 1 लगाया या ओमेगा 2 लगाया, कि करंट की पीक वैल्यू अब क्या आ रही है बताओ, उसमें I0/√2 आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, करंट की वैल्यू I0/√2 आने का मतलब समझ रहे हो, इसमें पावर जो होगा इस सर्किट का, मैक्सिमम पावर जो निकलेगा, मैक्सिमम पावर कब निकलेगा, रेजोनेंस पे, जब तुमने ओमेगा कितना लगा रखा है, ओमेगा 0। और जब तुमने एंगुलर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 रखा, तो पावर जो होगा, करंट तो I0/√2 हो जाएगा, मैक्सिमम करंट का 1/√2 होगा, मगर पावर इसका जो होता है वो हाफ हो जाता है, मैं बता दूं, ठीक है ना। सर्किट से जो पावर निकलता है वो हाफ हो जाएगा। अभी पावर वाला पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना ये। तो एक चीज ये नोट करते हैं कि व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी of alternating voltage, AC voltage, is omega 1 or omega 2, then peak value of current becomes I0/√2, मैक्सिमम पीक वैल्यू का हाफ हो जाएगा। इसी को ब्रैकेट में तुम चाहो तो लिख लो, V0/√2R हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि I0 की वैल्यू क्या है, V0/R। एंड
पावर कमिंग आउट from the circuit becomes half of the maximum power. Of the maximum power. तो देखो, अगर मैं इतने डिस्टेंस को, ये वाला जो है, इतने डिस्टेंस को बोल देता हूं डेल्टा ओमेगा, इधर ये भी क्या आएगा बताओ फिर, डेल्टा ओमेगा। तो हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन किया जाता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। समझ रहे हो? 2 डेल्टा ओमेगा मतलब क्या हुआ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा ये समझो तो बड़े आसानी समझ में आ जाएगा इसके क्या बता रहे हैं। मैं 2 ग्राफ बना के दिखाता हूं, उससे तुम्हें ज्यादा आसानी से समझने में आसानी होगी। जैसे सपोज मैंने एक पीक वैल्यू ऑफ करंट और ओमेगा में एक ग्राफ तो ऐसे बनाया, और सपोज एक ग्राफ मैंने पीक वैल्यू ऑफ करंट और ओमेगा में एक ग्राफ ऐसे बनाया। देखो, ओमेगा नॉट ये होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कहीं यहां लाई करेंगे, बताओ। तुम्हें नहीं लग रहा है कि डेल्टा ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा इस ग्राफ के लिए क्या आएगा, ज्यादा कि कम है? कम। ये डिस्टेंस कम है। इसमें अगर देखो, इसमें सपोज ये ओमेगा नॉट है और इसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे आएगा, तो बताओ 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है ना? तो बताओ इसका शार्पनेस, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसका शार्पनेस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ग्राफिकली अगर देखें तो जब भी हम सपोज कोई एसी सर्किट है और उस एसी सर्किट में ओमेगा धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, और जैसे ही ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के क्लोज पहुंची, एकदम से करंट उसमें क्या होगा, बिल्कुल तेजी से बढ़ जाएगा, और अगर थोड़ा सा और ओमेगा चेंज कर दिया तो फिर नीचे आ जाएगा तुरंत। तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या आया, सर्किट का रेजोनेंस। एकदम से समझ में आएगा कि एकदम से करंट बढ़ गया और फिर एकदम से पीक डाउन हो गया, तो मतलब उसमें रेजोनेंस की शार्पनेस क्या है, रेजोनेंस को पहचानना उस सर्किट में क्या है हमारे लिए ज्यादा आसान है। मैं ओमेगा धीरे धीरे वेरी करता जा रहा हूं, वेरी करता जा रहा हूं, और एकदम से जहां मुझे करंट का फ्लक्चुएशन नजर आया, मैं समझ गया यहीं पे सर्किट क्या है, मेरी रेजोनेंस पे है। और अगर शार्पनेस कम होगा तो जैसे जैसे ओमेगा चेंज कर रहा हूं तो आई नॉट तो चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मगर उसमें वो नहीं समझ में आएगा कहां एकदम से रेजोनेंस आया, तो समझ नहीं पाएंगे उसमें ओमेगा रेजोनेंस के। तो वहां पे इसका मतलब रेजोनेंस की शार्पनेस क्या है, कम है। बताओ समझ में आया सबको ये? तो यस इस सर। ग्राफ को देख के मैं बोल सकता हूं कि इसमें मुझे शार्पनेस पहचानना क्या है, मेरे लिए टफ काम है, जबकि इस ग्राफ में देखा जाए तो शार्पनेस पहचानना मेरे लिए क्या है, आसान काम है, ठीक है ना? बोलो। यस सर। तो इससे पता भी चल रहा है कि शार्पनेस बचाएगा, ये वैल्यू जितना छोटा आएगा, 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जितनी छोटी आएगी, इसका मतलब उसका शार्पनेस क्या आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है ना? देखो, इसकी वैल्यू एक तो हम लोग नोट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये
ओमेगा नॉट बाई ओमेगा नॉट एल बाई आर के इक्वल होती है, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस पे तो ओमेगा नॉट एल और 1 बाई ओमेगा नॉट सी ये दोनों सेम होंगे हैं, तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर के इक्वल होगा रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की वैल्यू। या फिर तुम ओमेगा ओमेगा नॉट की वैल्यू भी जानते हो, ओमेगा नॉट किसके इक्वल है बताओ, 1 बाई रूट एल सी के इक्वल है, तो तुम चाहो तो ओमेगा नॉट की जगह क्या डाल सकते हो बताओ, 1 बाई रूट एल सी अगर डाल दूं तो क्या बन जाएगा ये, 1 बाई रूट एल सी इंटू एल बाई आर, मतलब ये क्या बन जाएगा बोलो, 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी बन जाएगा, बताओ हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वो आएगा ओमेगा नॉट एल बाई आर, या फिर 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर, या फिर 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, ये लिख सकते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की वैल्यू। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, और कैसे आया ये भी दिखा देता हूं मैं निकाल के। इतना क्लियर है सबको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये कैसे निकल के आया, इसको समझने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो लगा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो करंट का पीक वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वी नॉट बाई आर। अब सपोज तुमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना लगा दिया, ओमेगा, तो अब करंट का वैल्यू क्या हो गया, पीक वैल्यू क्या हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 हो गया। हमें तो पता है करंट का पीक वैल्यू कहां से निकलता है बताओ, वी नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इससे निकलेगा करंट का पीक वैल्यू। और ये करंट का पीक वैल्यू जब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं, तो ये करंट का जो पीक वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम पीक वैल्यू का क्या आना चाहिए, 1 बाई रूट 2 टाइम्स। तो मतलब ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई अंडर रूट 2 और वी नॉट बाई आर लिख सकता हूं, बताओ। तो वी नॉट से वी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले अगर इक्वल कर दूं तो क्या बनेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आर, बताओ आया समझ में। स्क्वायर रूट हटा दो इसमें, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, या फिर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, आर स्क्वायर। देखो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस क्या ले रहा हूं, सपोज डेल्टा ओमेगा ले रहा हूं, ओमेगा नॉट और ओमेगा के बीच का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा ओमेगा। तो तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो ओमेगा इक्वल टू, या तो तुम एक तो ओमेगा इधर भी आ सकता है, ऐसे भी ओमेगा हो सकता है, तो या तो ओमेगा की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा लिख सकते हो, या तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा लिख सकते हो, कोई भी एक लिख सकते हो उसमें से। तो यहां से देखो मैं क्या करता हूं, ओमेगा की जगह क्या रिप्लेस कर, क्योंकि मुझे डेल्टा ओमेगा चाहिए, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू चाहिए मुझे किसी तरीके से, डेल्टा ओमेगा पता होगा तो मैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालूंगा। तो मैं यहां से करता हूं, ओमेगा की जगह पुट कर देता हूं ओमेगा नॉट प्लस, चलो मैं ले लेता हूं डेल्टा ओमेगा इंटू एल, और ये स्क्वायर तो हट जाएगा, तो माइनस
1/c और ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा दैट इज इक्वल टू आर, ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। ये समझ में आया सबको? देखो यहां से ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल, और यहां से आ जाएगा ओमेगा नॉट को बाहर कर लो इसमें, तो 1/ओमेगा नॉट c, और ये बनेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट है, दैट इज इक्वल टू आर। और इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, तो क्या बनेगा बताओ? इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट है। अब देखो रेजोनेंस पे ओमेगा नॉट एल और -1/ओमेगा नॉट c, ये तो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या बचा बताओ? डेल्टा ओमेगा एल और माइनस, इसको अंदर ले जाओ, इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? डेल्टा ओमेगा बाई, क्या लिख सकता हूं? ओमेगा नॉट स्क्वायर एल है, दैट इज इक्वल टू आर आ जाएगा, बताओ। ओमेगा नॉट सी आएगा, तो 1/ओमेगा नॉट c को लिख लो, वो ओमेगा नॉट एल लिख लो, इसको तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इस वैल्यू को, जैसे ओमेगा नॉट c इंटू ओमेगा नॉट लिख लो, बताओ। तो 1/ओमेगा नॉट c को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा नॉट एल नहीं लिख सकता, क्योंकि ओमेगा नॉट एल और 1/ओमेगा नॉट c तो इक्वल हैं, तो 1/ओमेगा c नॉट को लिख सकता हूं ओमेगा नॉट एल। तो तुम चाहो तो इसको लिख लो डेल्टा ओमेगा एल माइनस, क्या लिख सकते हो बोलो? हैं? अच्छा ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा ओमेगा नॉट एल डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू आर, बोलो। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट खत्म, क्या आ गया बताओ? 2 डेल्टा ओमेगा एल इक्वल टू क्या आ गया बताओ? आर। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? आर डिवाइडेड बाई 2l बन जाएगा, बोलो। तो अब वैल्यू पुट करो, हमारे पास क्या था बताओ? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या लिख रहे थे? ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, ऐसे लिख रहे थे। ओमेगा नॉट की जगह डालो 1/√LC, और 2 डेल्टा ओमेगा की जगह क्या डालो? R/2l, बोलो। तो क्या बन गया बताओ? यहां से देखो 2 से 2 खत्म, 1/R √L/C आ गया कि नहीं आ गया? देखो सेम चीज है। तो इस तरीके से तुम इसका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकाल सकते हो। इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है, ध्यान रखना, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। देखो पावर इन एसी, पावर इन एसी, देखो कोई भी सर्किट हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, जो भी सर्किट में लगा है, जब तुमने इसके क्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू क्या लगाया? V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो भी अल्टरनेटिंग का नेचर का होगा। तो तुमने वोल्टेज लगा रखा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का, और इसमें जो अल्टरनेटिंग करंट सपोज फ्लो कर रहा है वो है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, कुछ भी आ सकता है इक्वेशन, ठीक है ना? इस तरीके से का
तो हमने एसी सर्किट के क्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, जिसकी वजह से इस सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने लगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट अगर निकालना है, जैसे सिंपल डीसी सर्किट से पहले कंपेयर करते, कोई भी सर्किट हो, सपोज उसका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज हमने V लगा रखा है, तो पावर क्या लगाते हैं, जैसे इसके क्रॉस अगर पूरा वोल्टेज V है, करंट इसमें I है, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई लिख लेते हैं कि नहीं है? तो सिमिलरली जो पूरी एसी सर्किट है, इस पूरी एसी सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना लगा रखा है हमने, V नॉट साइन ओमेगा टी, और इस पूरे एसी सर्किट में फ्लो करने वाला करंट ये है। तो अगर मैं इस सर्किट से इंस्टैन्टेनियस पावर निकालूं, किसी स्टैंड पे कितना पावर निकलेगा, तो वो वोल्टेज इंटू करंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? तो इंस्टैन्टेनियस पावर थ्रू एसी सर्किट, तो V इंटू आई कर दो तो क्या बनेगा, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। बताओ ऐसा बनेगा? तो ये पावर क्या है बताओ, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं? तो अगर हम तो यहां पे देखा जाए तो इस सर्किट से जो पावर निकल रहा है वो भी कैसा है बताओ, अल्टरनेटिंग नेचर का ही है वो पावर, देखा जाए तो इनडायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, इस अल्टरनेटिंग पावर का क्या निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, ठीक है ना? तो एवरेज पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट अगर निकालना है, एवरेज पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट अगर फाइंड आउट करना है, तो बताओ एवरेज पावर कैसे निकालूं, क्या था एवरेज निकालने का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन पी डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी कर दूं। एक साइकिल के लिए कर लेते हैं, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए हैं, तो इंटीग्रेशन p की जगह डाल देंगे, v नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। बोलो मुझे लग रहा है साइन, इसको चाहो तो एक होता है साइन, क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी करके एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, उसको लगा सकते हो, 2 से तुम इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होता है, एक बार नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं मैं, नोट हो गया कि नहीं सबका, बोलो। यस सर। यस यस तो V नॉट आई नॉट बाई 2, और बताओ मेरे को 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, यस नहीं 2 साइन ए साइन बी ऐसे ही होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तुम करके देख लो यार, यही आ जाएगा, देख लेना भी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो कॉस ए कॉस बी कहां प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, और माइनस लगाओगे तो इसमें कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी करोगे तो 2 साइन ए साइन बी नहीं बन जाएगा? यस सर। तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं देखो हम लोग। तो बताओ कॉस, जैसे एक में था ओमेगा टी और एक में क्या था ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे था ना, तो कॉस ए माइनस बी, इसको ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, चलो ठीक है ना।
तो cos a माइनस बी कितना हुआ बताओ? 5. cos 5 माइनस cos a प्लस बी बताओ? 2 ओमेगा टी प्लस 5 बोलो। Yes. dt और नीचे तो आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। बोलो बताओ आया समझ में ये? तो एवरेज पावर V नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 तो कांस्टेंट हो गया तो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका? cos 5 इंटू टी आ जाएगा बोलो dt का। और इसमें बताओ क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ। और लिमिट 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई ओमेगा। सॉल्व करो एक बार देखो क्या आता है। V नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 और यहां जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस यहां डालोगे 2 पाई बाई ओमेगा कितना बन जाएगा? साइन 4 पाई प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा है माइनस 0 डालो तो यहां 0 डालोगे तो ये पूरा 0 और माइनस यहां 0 डालो साइन 5 बाई 2 ओमेगा है। और 2 पाई बाई ओमेगा। तो एवरेज पावर V नॉट आई नॉट बाई 2 अच्छा साइन 4 पाई प्लस 5 ये क्या बन जाएगा? Sin 5. साइन 5 ही बन जाएगा। और तुम्हें नहीं लग रहा है इधर वाला ये साइन 5 और इधर प्लस में आ जाएगा, ये निगेटिव में रहेगा माइनस साइन 5 बाई 2 ओमेगा और इधर प्लस साइन 5 बाई 2 ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा सिर्फ 2 पाई बाई ओमेगा कॉस 5 और डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या आ गया बताओ? V नॉट इसको √2 अंदर ले लो, I नॉट बाई √2 अंदर ले लो इंटू कॉस 5 आ जाएगा बताओ। तो V नॉट बाई √2 का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज का RMS वैल्यू V RMS और I नॉट बाई √2 क्या हो गया? करंट का RMS वैल्यू हो गया। ठीक है ना? तो एवरेज पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट क्या आ गया बताओ? फॉर्मूला फाइनली एवरेज पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट आ जाएगा V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस 5। तो कोई भी एसी सर्किट है उस एसी सर्किट से कितना पावर निकलेगा, एवरेज पावर कितना निकलेगा, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उस सर्किट में उस अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू इनटू उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का आरएमएस वैल्यू इनटू कॉस 5। जहां पे 5 क्या है बताओ? करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है देखा जाए तो। देखो क्योंकि हमने लिया था करंट, यहां वोल्टेज का फेज ओमेगा टी था, करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 5 था, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना? इस cos 5 को क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर बोला जाता है, ध्यान रखना। cos 5 को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। अब तुम्हें याद हो रेजोनेंस में मैंने लिखाया था पावर फैक्टर क्या होता है? 1, क्योंकि वहां पे करंट और वोल्टेज के बीच का फेज क्या हो जाता है? सेम। तो 5 की वैल्यू आती है 0, तो cos 0 क्या बन जाता है? 1। तो जब LCR सर्किट रेजोनेंस पे होता है तो वहां पे पावर फैक्टर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। Yes. बताओ क्लियर है सबको? Yes. आगे चलूं बताओ? Yes.
देखो कुछ केसेस में इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस है R, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दिया V0 साइन ओमेगा टी। तो बताओ इसमें अल्टरनेटिंग करंट कितना फ्लो करता था? करंट का इक्वेशन क्या लिखते थे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में? V0 बाई आर क्या लिखते थे? साइन ओमेगा टी। तो यहां पे फाई की वैल्यू क्या आती थी बताओ? 0, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते थे? सेम फेज में। फेज। तो बताओ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अगर पूछा जाए एवरेज पावर कितना निकलेगा, तो वी आर एम एस मतलब V0 बाई रूट टू, आई आर एम एस मतलब V0 बाई अंडर रूट 2R और कॉस 0। तो एवरेज पावर की वैल्यू क्या आ गई बताओ? यहां से V0 स्क्वायर बाई 2R आ जाएगा। बताओ आया समझ में? तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उससे एवरेज पावर कितना निकलेगा? V0 स्क्वायर बाई 2R। यस। जैसे फॉर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट अगर देखें, कोई भी हो, चाहे प्योरली इंडक्टिव हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव हो, क्योंकि यहां पे फाई की वैल्यू क्या आती थी बताओ? करंट और वोल्टेज के बीच का। अबाउट अगर हमने वोल्टेज लगाया सपोज V0 साइन ओमेगा टी, पी एवरेज 0। तो जैसा कि हमें पता है इसमें करंट क्या आता था बताओ? V0 बाई ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई की वैल्यू क्या होती थी यहाँ पे? पाई बाई 2। बोलो। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू एक तरह से क्या आ गई बताओ? पाई बाई 2। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। तो बताओ इसमें एवरेज पावर अगर निकालें तो कॉस पाई बाई 2 क्या बना देगा पूरे को बताओ? 0। बी आर एम एस कुछ भी हो, आई आर एम एस कुछ भी हो, मगर कॉस पाई बाई 2 क्या बना देगा? इस पूरे को 0 बना देगा। तो प्योरली इंडक्टिव हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव हो, दोनों में एवरेज पावर की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0 होगी। तो मतलब यहां पे जो पावर कमिंग आउट फ्रॉम द सर्किट होता है वो कहां से होता है बताओ? रेजिस्टेंस से होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर से तो पावर निकलता ही नहीं है। बताओ आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट आगे चलूं बताओ थोड़ा सा। यस सर। जैसे एक और देख लेते हैं, फॉर आरएल सर्किट, सपोज रजिस्टर है, इंडक्टर है, एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो करंट का इक्वेशन क्या आता था बताओ? V0 बाई इंपिडेंस है, और साइन के अंदर क्या आता था बताओ? ओमेगा टी माइनस फाई या थीटा, जहां पे थीटा टैन थीटा क्या होता था? ओमेगा एल बाई आर।
आया समझ में? तो अब इसमें देखो एवरेज पावर अगर निकालें, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई वी आर एम एस मतलब वी नॉट बाई √2, आई आर एम एस मतलब वी नॉट बाई √2z और cos फाई। cos फाई की वैल्यू देखते हैं यहां से क्या आएगी। tan फाई हमें पता है, हैं? अगर ये फाई है, ओमेगा एल है, ये आर है, तो ये क्या आएगा देखो, अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या है, जेड। तो बताओ cos फाई की जगह क्या डालूं? तो एवरेज पावर देखो क्या आ गया यहां से, वी नॉट बाई √2, वी नॉट बाई √2z और r बाई z। तो एवरेज पावर की वैल्यू लिख सकते हो तुम वी नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2z स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, वी नॉट स्क्वायर आर और डिवाइडेड बाई 2, और z की जगह डाल सकते, z स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये इस सर्किट का क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। cos फाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, cos फाई की वैल्यू हमेशा r बाई जेड होती है, कोई भी सर्किट हो, ऐसा नहीं कि इंडक्टिव सर्किट में। cos फाई की वैल्यू हमेशा क्या लिख सकते हो, r बाई जेड। द EMF applied in the EMF applied and current in AC circuit are E is equal to 10 under √2 sin omega t and I is equal to 5 under √2 cos omega t. Average power loss in the circuit is 50 watt, 25 watt, 50 by √2 watt, 0। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। Yes, sir. D option. हाँ, तो एक तो है साइन ओमेगा टी में करंट है और वोल्टेज है कॉस ओमेगा टी में। तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो ओमेगा टी प्लस π/2 बन जाएगा, है? तो फेज डिफरेंस क्या आ गया दोनों के बीच का, करंट और वोल्टेज के बीच का, π/2 आ जाएगा, है? तो इसका मतलब एवरेज पावर, अगर फाई की वैल्यू π/2 आ गई तो एवरेज पावर तो क्या आ जाना चाहिए इसमें बताओ, 0 आ जाना चाहिए, cos π/2 क्योंकि 0 बना देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XL इज इक्वल टू 100 ओम, R इज इक्वल टू 60 ओम, XC इज इक्वल टू 20 ओम। अप्लाइड वोल्टेज है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, हमें यह बताना है।
इम्पीडेंस निकाल सकते हो, बताओ इसका, एलसीआर सर्किट का। इम्पीडेंस इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कर सकता हूं? तो आर कितना है यहाँ पे 60 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू है 100, एक्सी की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मतलब ये 100 ओम आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बोलो। यस सर। अभी बताया तुम्हें cos फाई पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या लिख सकते हो, R बाई जेड। तो R की वैल्यू अगर कितनी है 60 और Z तुमने 100 निकाल दिया, कितना आ गया 3/5 आ जाना चाहिए इसका पावर फैक्टर, या फिर 0.6 आ जाना चाहिए पावर फैक्टर। बताओ Yes, sir. क्लियर है सबको? इन द गिवन सर्किट find average power loss in the circuit। एवरेज पावर हमें बताना है कितना होगा, 13 वॉट, 26 वॉट, 52 वॉट, 20 वॉट। तो पहले तो इंपिडेंस निकालने शायद, तो इंपिडेंस क्या आएगा इस सर्किट का बताओ, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा ये 12 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 13 इंपिडेंस। अब एवरेज पावर अप्लाइड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या आएगा 26√2 डिवाइडेड बाय √2। अब वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, सॉरी करंट का आरएमएस वैल्यू, अगर मैं करंट का आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो अप्लाइड वोल्टेज 26/√2 बाई इंपिडेंस और डिवाइडेड बाय √2 करूं तो आरएमएस वैल्यू बनेगा। तो यह आ जाएगा 26√2 डिवाइडेड बाय 13√2 आ जाएगा करंट का आरएमएस वैल्यू। और R बाई जेड कर दूं तो cos फाई आ जाएगा। R कितना है, रेजिस्टेंस है 5 और Z कितना है 13, तो ये cos फाई की वैल्यू बन गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये √2 खत्म, 13 से 2 बचा और इधर 13 से ये 2 आएगा, तो 20 वॉट आ जाना चाहिए आंसर ये। Yes, बताओ। sir. देखो इन्हें सीरीज LCR सर्किट voltage applied is V is equal to 3 sin 314t plus pi by 6 and current from the supply is I is equal to 2 sin 314t plus pi by 3। Which of the following correct? जैसे पहला ऑप्शन है
impedance of circuit is 1.5 ohm. Reactance of circuit is 4/3 ohm. Current average power through circuit is 10 watt. करंट का पीक वैल्यू वोल्टेज का पीक वैल्यू बाई जेड कर दें तो करंट का पीक वैल्यू क्या है 2, वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या है 3/z, तो z कितना आ गया बताओ 3/2, 1.5 ओम आ गया इंपीडेंस। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है इनमें से करंट और वोल्टेज में? करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है, हैं? और कितना एंगल करंट लीड कर रहा है 5/6, 30 डिग्री। तो करंट जो लीड करेगा tan 30 मतलब किसके इक्वल होना चाहिए बताओ 1/ωc माइनस ωL/R होना चाहिए बताओ, हैं? और एक्चुअली ये चीज क्या है बताओ, ये ही क्या है इस सर्किट का क्या है टोटल रिएक्टेंस। इस सर्किट का टोटल रिएक्टेंस जो है यही है भाई। रजिस्टर का सॉरी इंडक्टर का रिएक्टेंस होगा ओमेगा एल और 1/ωc रिएक्टेंस किसका है कैपेसिटर का। तो इस पूरे सर्किट का रिएक्टेंस तो यही आना चाहिए ना, दोनों को ऐड करोगे तभी तो आएगा, हैं? रिएक्टेंस रिएक्टेंस बेटा, रिएक्टेंस तो किसका होता है देखो, रजिस्टिव पार्ट को छोड़ के जो होता है वो रिएक्टेंस होता है इमेजिनरी पार्ट में। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने लिखा है ऐसे, तो 3 + 2i है जे है सपोज, तो इसका मॉड निकालते हैं तो क्या आ जाता है बताओ इंपिडेंस निकालते थे। और जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं रिएक्टेंस बोला जाता है, ठीक है ना? रिएक्टेंस वैसे रजिस्टर का नहीं बोला जाता, मैं बता दूं, जो इमेजिनरी पार्ट है कैपेसिटर और उसका बोला जाता है। अब उसको मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि फिर ये होता है कि रजिस्टर को क्या लिखेंगे, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस नहीं बोलते उस वर्ड को। अगर रिएक्टेंस लिख दिया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से वहां पे। रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस नहीं होता है? किसका? हाँ रेजिस्टेंस लिख लो चाहो तो, रिएक्टेंस अगर लिख दिया तो थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ हो गया उसमें। फिर रजिस्टर का क्या होता है रेजिस्टेंस फॉर एसी सर्किट, और वो सेम रहता है चाहे वो डीसी सर्किट हो चाहे एसी सर्किट हो, दोनों के लिए रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या रहता है सेम रहता है। रिएक्टेंस वर्ड जो होता है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए यूज किया जाता है, मैं बता दूं। तो आप बता सकते हो इससे निकाल सकते हो कोई तरीका? रिएक्टेंस इस सर्किट का फाइंड आउट किया जा सकता है किसी तरीके से? इसको अगर मैं एक ले लूं, इसको सपोज मैं x बोल दूं, तो बताओ x इक्वल टू क्या बन जाएगा r tan 30 मतलब 1/√3 बोलो।
मगर z तुम्हें पता है, z को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब यही पूरे इसका स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और ये है 1.5। तो जहां पे तुम्हारा r है, r की जगह क्या डाल दो यहां पे बताओ, √3x डालो, देखो क्या आता है, r की जगह √3x डालो यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.5 या 3/2, और इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, x की वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ रही बताओ, 3/4 बन जा रही, बताओ ओम। तो इस पूरे सर्किट का रिएक्टेंस जो होगा, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 3/4। क्लियर है सबको, बताओ। तो पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट, एवरेज पावर निकालो, एवरेज पावर कमिंग आउट थ्रू द सर्किट, हाँ इसमें पावर तो ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि वोल्टेज का पीक वैल्यू पता है, करंट का पीक वैल्यू पता है और फेज डिफरेंस पता है, तो ऐसे ही लगा सकते हो कि Yes. एवरेज पावर आएगा 3/√2 और 2/√2 और cos 30, Cos 5. Yes. तो 6/2 इंटू cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2, 3/2. तो ये आएगा 3√3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir.